गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आपके जितने भी डाउट्स हैं, पोर्टफोलियो क्या होता है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है, इंटरव्यू क्या है, रेटिंग स्केल क्या है, ये सब चीजें हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप लोग आ जाइए, आराम से ज्वाइन कीजिए और फिर हम बात करेंगे। ये सीसी क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये इवैल्यूएशन के अंदर का ही टॉपिक है कि आप असेस कैसे करें, आप इवैल्यूएट कैसे करें, आप मूल्यांकन कैसे करेंगे बच्चे का। तो उसके लिए कई सारी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है अलग अलग ढंग से, जैसे टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट या इवैल्यूएशन आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि असेसमेंट इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। तो आकलन की तकनीकें आप इनको कह सकते हैं हिंदी में। आज कोशिश की गई है हिंदी इंग्लिश बराबर चले। आकलन की तकनीकें, ठीक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, मिल गया होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपके लिए रहने वाला है। मैंने कोशिश की है कि जो ये पीपीटी है वो इस तरह से बनाई गई है कि आप जस्ट पढ़े ना, बस एक बार रीड करें तो आपके दिमाग में उतर जाए चीजें। और अगर सेशन देख लिया साथ में तो मजा ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं प्रॉपर डिटेल्ड उस चीज का डिस्क्रिप्शन दूंगी जो आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। सभी को गुड इवनिंग भाई। होपफुली आप देख पा रहे होंगे, नहीं देख पा रहे हैं तो बता दीजिए। ओ भाई साहब, fail to disconnect, fail to disconnect। देखिएगा एक बार। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर विल ऐप। होपफुली आप सभी बढ़िया होंगे। क्लास तो चल रही थी, मैं पिछले ऑलमोस्ट 10 मिनट से आपके साथ डिस्कशन में हूं और आप देख नहीं पा रहे थे। चलिए एक बार देखिए। अभी मैंने थोड़ा सा स्टार्ट भी कर दिया था, अभी फिर से इस चीज को समझेंगे कि क्या कहानी है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो आज हम बात करने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट, यानी आकलन की तकनीकें। इससे पहले कुछ खास नहीं, बस इतनी सी बात थी कि ये सीसीई के टॉपिक के अंदर ही आता है। जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी के अंदर आएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो क्या है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, इंटरव्यू क्या है ना। यानी असेसमेंट के तरीके क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, रेटिंग लिस्ट क्या है, ये सारी चेकलिस्ट क्या है, इस तरह की चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर मिनिमम आपका यहां से आएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ये नोट्स आपको मिल गए होंगे। ये पीडीएफ इस तरह से बनाया गया है, एक तो पूरा ध्यान रखा गया है कि बाइलिंगुअल रहें चीजें, मतलब जिन लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्या होती है उन लोगों के लिए कि वो साथ साथ अगर आप सिर्फ ये पीडीएफ भी पढ़ेंगे तो भी आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चीजें कि क्या कहा जा रहा है आखिर। उसके साथ अगर आप ये सेशन देख लेते हैं आपको मजा आ जाएगा। तो आज हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट क्या है, आकलन की तकनीकें कौन सी है। असेसमेंट या इवैल्यूएशन भी आप इसको कह सकते हो, टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन भी कह सकते हो। इवैल्यूएशन इसलिए कह सकते हो क्योंकि असेसमेंट इवैल्यूएशन का ही पार्ट है। हमें ये बात पता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी देखो चल रहा है ठीक से, नहीं चल रहा है ये बता दो एक बार कमेंट करके कि हम देख पा रहे हैं जी, आवाज ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम आगे की बात करेंगे। ये तरीके हैं, तकनीकें हैं इवैल्यूएट करने की, बच्चे को मूल्यांकन करने की, बच्चे को असेस करने की, उसके बारे में पता करने की, कितना वो सीख गया है, कितना सीख रहा है, कैसे सीखेगा, ये सारी बातें हमें पता हों। तो उसके लिए क्या होगा, हाँ उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कुछ तकनीकों का, कुछ वेज का, कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वही ये तकनीक है, वही ये तकनीक है, ठीक है। कौन सी तकनीक है ये? हम कुछ 6-7 तकनीक पढ़ेंगे। एक है ऑब्जर्वेशन, जिसको अवलोकन कहते हैं। पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो ही कहेंगे। रेटिंग स्केल को भी जनरली रेटिंग स्केल ही कहेंगे, नहीं तो मानक पैमाना कह लीजिए आप। सोशियोमेट्री, समाज मिति, इंटरव्यू जिसको हम साक्षात्कार कहते हैं, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, और भी क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड एक चीज है। तो इसमें कुछ आपको दिख रहे होंगे, कुछ आप अंदर जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे, ठीक। तो ये 6 तो लिखे हुए हैं, इसके अलावा क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। हो सकता है हाँ, सीडीपी की हिंदी ज्यादा टफ होती है, इसलिए मेजरली हम इंग्लिश की कोशिश करते हैं, बट आज मैंने फिर भी प्रयास किया है कि ठीक है साथ साथ बाइलिंगुअल आप चल सके, ठीक। तो ये आज एक अकेले सेशन में खत्म होना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ कल तो ये हम कर ही देंगे कंप्लीट। तो सीसीई आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बड़ा टॉपिक था, वो समाप्त हो जाएगा। रिकॉर्डिंग्स बहुत अच्छी है, मजा आ गया। हाँ मजा ही आना चाहिए। इवन हम नेक्स्ट टाइम से जो बैच निकालेंगे वीओडी प्लस लाइव होगा, ताकि जो डेली पढ़ने वाले लोग हैं
वो रिकॉर्डिंग देख सकें उस समय जब लाइव क्लास ना हो, है ना। बहुत मजा आया पढ़ने में और समझ में भी बहुत अच्छे से आ गया। बस श्रद्धा, सारा खेल उसी का है। ठीक, चलिए समझते हैं। लेंगी निशा? चलिए, क्या समझ आ रही है शिवांती, है ना। अगर हम पहले से ये सोच लें कि हमें फलाना चैप्टर समझ नहीं आता तो वो आएगा ही नहीं। आपको बेस्ट से बेस्ट टीचर समझा ले, जिस दिन आप दिमाग खोल करके बैठेंगे। जबकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। इतनी बेसिक बातें की गई हैं, मैंने यूट्यूब पे भी वो डिस्कस किया है ना। बच्चे के विकास की बात हुई है, बस उसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। वो मैंने आपको 534 से समझाया भी था। खैर, अभी तो इस टॉपिक पे आते हैं, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होता है, बच्चे के आकलन के लिए, बच्चे को टेस्ट करने के लिए कैसे यूज करें, रेटिंग स्केल, पोर्टफोलियो, सोशियोमेट्री, इंटरव्यू, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स, जिनको हम संचयी रिकॉर्ड्स कहते हैं। ठीक, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये क्या है? तकनीकें हैं, आकलन के तरीके हैं। सबसे पहले पोर्टफोलियो को हम डिस्कस करते हैं। पोर्टफोलियो बेसिकली एक ऐसी चीज है जिसको आप समेटिव असेसमेंट और फॉर्मेटिव दोनों के लिए यूज कर सकते हो। बाकी जनरली जो चीजें हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं सृष्टि पोर्टफोलियो की, तो पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो ही कहलाएगा। पोर्टफोलियो एक तरह की फाइल है ना। क्या है? एक तरह की फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है बड़ा सा, जिसमें आपका सारा काले चिट्ठे दर्जित होंगे, एक तरह से अर्जित होंगे। ठीक, या वहां पे मार्क्ड होंगे। अगर मैं कहूं, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक चीज लेते हैं तो बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चे की कमियां, बच्चे की अच्छाइयां, सब कुछ पोर्टफोलियो में है ना। ये एक ऐसी फाइल है जिसमें स्पेशली बच्चे की जो अच्छाइयां हैं, जो उसके अच्छे काम है, वो होते हैं इसमें। ठीक, अगर हम बात करें तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। आपने देखा होगा कुछ लोग पोर्टफोलियो बनवाते हैं जब मॉडलिंग में जाते हैं, मूवी स्टार्स बनने जाते हैं, है ना। उस पोर्टफोलियो में क्या होता है? उनकी बढ़िया बढ़िया इमेजेस होती हैं, उनकी बढ़िया बढ़िया पिक्चर्स होती हैं, अलग अलग तरह की पोशाक उन्होंने पहनी होती है और अलग अलग तरह से अलग अलग पोज में वो फोटोज खिंचवाते हैं। तो एक तो आपकी पर्सनैलिटी के सारे डायमेंशंस निकल के आए कि आप इस लेफ्ट प्रोफाइल से कैसे लगते हैं, राइट प्रोफाइल से कैसे लगते हैं, है ना। फिर आप इस ड्रेस में कैसे लगते हैं, उस ड्रेस में कैसे लगते हैं, इस पोज में कैसे लगते हैं, दूसरे पोज में कैसे लगते हैं। पोर्टफोलियो मतलब एक तरह से आपने अपने अच्छे अच्छे फोटोज का कलेक्शन बना लिया हो अलग अलग एस्पेक्ट में, है ना। वो सारे आपके लिए अच्छे हैं, हो सकता है उनमें से कुछ एस्पेक्ट नॉर्मल दिखें। ठीक, अगर हम बात करें अनीश, तो ये लाइव क्लास है और आपको ध्यान पढ़ने से ज्यादा लाइव है, रिकॉर्डेड है, क्या नहीं, इस चीज पे है ना। फैशन डिजाइनिंग में भी बनता है एग्जैक्टली अनुकृति, है ना। तो ये जरूरी है कि आप घर का फर्नीचर लेने जाएंगे तो वो एक तरह का जो जिसको ये कहते हैं वो पोर्टफोलियो ही है कि उस फर्नीचर में ये वाला कलर है, अच्छा इसमें ये वाला पेंट करा सकते हैं, ये वाला पेंट करा सकते हैं। उस पेंट की भी जो पूरी फाइल होती है वो अपने आप में पोर्टफोलियो है, यानी सारा कुछ एक जगह पे है बच्चे के बारे में। अगर हम बात करें तो अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया, यानी ये क्या है? कलेक्शन है, संग्रह है, बच्चे के काम का संग्रह है किसी एक एरिया में, चाहे वो स्पोर्ट्स हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है। शोइंग ग्रोथ, जिसमें वो आगे बढ़ रहा है, जिसमें वो विकसित हो रहा है ना। सेल्फ रिफ्लेक्शन, बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएगा कि वो कैसे सीख रहा है। उस पोर्टफोलियो को देख के उसको पता लगेगा किस एस्पेक्ट में कितना बेहतर वो हो रहा है। ठीक, एन अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो, मतलब पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इन एन एरिया, किसी एक क्षेत्र में जो भी उसने काम किया है उसका कलेक्शन है। शोइंग ग्रोथ, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जिसमें उसकी वृद्धि, विकास, कैसे वो आगे बढ़ रहा है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यानी वो खुद पे ही प्रकाश डाल सकता है कि वो किसी एरिया में कमजोर है तो कैसे खुद को बेहतर करे, यानी सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए, है ना। सेल्फ इवेल्युएशन भी इसी में आ जाएगा, वो खुद का ही इवेल्युएशन कर पाएगा। एंड अचीवमेंट इज नोन एज पोर्टफोलियो, यानी किसी क्षेत्र में छात्र के कार्यों का एक संग्रह जो विकास, आत्म प्रतिबिंब और उपलब्धि को दर्शाता है, पोर्टफोलियो के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हुई किताबी डेफिनेशन किसकी? पोर्टफोलियो की। लेकिन अब सीडीपी में क्यों मैं डायरेक्ट आपको बोर्ड पे क्यों नहीं समझा देती हूँ? हालांकि मैंने यूट्यूब पे कई ऐसी सीरीज हैं जिसमें बोर्ड पे ही समझाया हुआ है, एक बार व्हाइट बोर्ड पे, एक बार ब्लैक बोर्ड पे और पीपीटी के थ्रू भी समझाया हुआ है। बेटर इसमें पीपीटी क्यों हो जाती है? सीडीपी पढ़ते समय पीपीटी इसलिए बेटर हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, इवन ये इंग्लिश का भी क्वेश्चन नहीं है कि आपको कुछ पहचानना होगा। यहाँ लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है, किन शब्दों का प्रयोग किया गया है ना। प्रोग्रेसिव एक्यूमुलेशन, प्रोग्रेसिव कलेक्शन ऑफ समथिंग। तो अब आपको पता है कि प्रोग्रेसिव मतलब किसकी बात हो रही है? पोर्टफोलियो की बात हो रही है। तो एक कलेक्शन है किसी एक एरिया में जहां पे सेल्फ रिफ्लेक्शन, अचीवमेंट्स, इन सबको एक साथ एक फाइल में रखा गया है। ठीक, जिससे बच्चा सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाए, जिससे बच्चा
देख पाए, जांच पाए, खुद का ही आकलन कर पाए। जैसे असेसमेंट एज लर्निंग में हमने क्या समझा था कि बच्चा खुद का आकलन कर पाए। सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है खुद पे ही प्रकाश डालना कि आपने उस दिन कैसा बिहेव किया था, तो क्यों किया था। आपके अगर मैथ्स में इस बार नंबर कम आए हैं तो क्यों आए हैं, आप खुद सोच रहे हैं कि उस चैप्टर में आप कमजोर थे, उस वाले मेथड को आप यूज नहीं कर पा रहे थे, वहां समझने में गलती थी। ठीक है, हाँ, बच्चे के सारे कच्चे चिट्ठे इसमें होंगे, स्मृति कह सकते हैं, स्पेशली अच्छे वाले, है ना। हेल्पफुल इन डीलिंग विद मेनी डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, यानी छात्र के सीखने के कई आयामों में। डायमेंशंस क्या हो सकती हैं, उसका साइकोलॉजिकल पक्ष, उसका फिजिकल पक्ष, उसका कॉग्निटिव पक्ष, कि वो किसी एक सब्जेक्ट में कैसा है, किसी स्पोर्ट में कैसा है ना, किसी और टैलेंट उसके अंदर अगर है, तो अलग अलग डायमेंशंस में बच्चा खुद को देख पाएगा और आप बच्चे को देख पाएंगे, है ना, कि वो कैसे सीखता है। तो हेल्पफुल इन डीलिंग विद मेनी डायमेंशंस एंड एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट्स लर्निंग, छात्र के सीखने के कई आयामों में और पहलुओं में सहायक है, कि उसका साइकोलॉजिकल पक्ष, उसका फिजिकल पक्ष, उसका क्रिएटिव पक्ष, अलग अलग पक्षों में आप बच्चे को देख सकते हैं, यानी होलिस्टिकली आप बच्चे को देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है सौरभ, चलें आगे। हाँ, यूट्यूब पे क्लास है आज। अगर इसको एक लाइन में कहें तो इसका बहुत अच्छी डेफिनेशन ये है कि इट्स अ पर्पसफुल सिलेक्शन। ये वर्ड याद रखिएगा, पर्पसफुल सिलेक्शन, यानी क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण चयन है कि टीचर ने अपनी पसंद से बच्चे के जो जो काम की चीजें थी उनको एक फाइल में पर्पसली सेलेक्ट किया है। सारा काम बच्चे का सेलेक्ट नहीं होगा पोर्टफोलियो में, ये सेलेक्टेड वर्क है एक बच्चे का, जिसको पर्पसली सेलेक्ट किया गया है। हो सकता है कि ये ज्यादातर केस में क्या होता है, बेस्ट वर्क है उसका, जो उसकी विशेषताओं को दर्शाता है ना। बच्चे का क्या है, एक बेस्ट वर्क हो सकता है, एक बच्चे का सेलेक्टेड वर्क जो टीचर ने सेलेक्ट किया, जिसको बच्चा कल देखे तो वो रिफ्लेक्ट कर पाए, वो प्रकाश डाल पाए, वो समझ पाए कि कहां कमी है, किन चीजों में वो बेहतर है, कहां वो खुद को और बेहतर बना सकता है। इस फाइल से देखने में ये समझ में आएगा। ठीक है, D+B बैच में हिंदी के सर क्लास नहीं ले रहे हैं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। ठीक है निशा, मैं कल ही आपसे इस बारे में बात करती हूँ, मतलब कल ही आपको इस पे अपडेट दे दूंगी। और भी कोई इस तरह की बात हो तो आप बता सकते हैं, है ना। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं यहाँ तो इट्स अ पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ द वर्क, यानी यह काम का एक उद्देश्यपूर्ण चयन है कि बच्चे का जो भी वर्क है, बच्चे की जो भी विशेषताएं हैं, जिस भी क्षेत्र में वो जैसा है, उसमें से जो आपको बेस्ट लगा पर्पसफुली टीचर ने, अच्छा इसके कॉग्निटिव डोमेन का ये हिस्सा पोर्टफोलियो में डालते हैं, ये वाला हिस्सा पोर्टफोलियो में डालते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट का ये वाला हिस्सा पोर्टफोलियो में डालते हैं। तो जिस चीज को पर्पसली सेलेक्ट किया है टीचर ने, बच्चे का बेस्ट वर्क एक तरह से शामिल है। इट इंक्लूड्स द बेस्ट वर्क डन बाय द लर्नर, वही बात जो हमने अभी की, इसमें शिक्षार्थी द्वारा किया गया सर्वोत्तम कार्य शामिल है। अगर आपको जानना है कि बच्चे में क्या विशेषताएं हैं, अगर आपको जानना है बच्चे की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कहां उसे इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप क्या देखेंगे, आप सीधा सीधा पोर्टफोलियो की फाइल मंगवाएंगे। अगर आप एक नए टीचर हैं और पोर्टफोलियो की फाइल उठा करके देख लेंगे बच्चे में क्या विशेषताएं हैं, किस क्षेत्र में वो टैलेंटेड है, किस क्षेत्र में वो अच्छा कर सकता है, तो क्या है, ये पर्पसफुल सेलेक्टेड वर्क है। पोर्टफोलियो यानी बच्चे के बारे में जो भी अच्छी चीजें होंगी वो एक जगह पे एकत्रित की जाएंगी। प्रीति, ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। इट एनकरेजेस सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। अब भाई बच्चा भी तो देख सकता है वो फाइल। अगर बच्चा पोर्टफोलियो देखता है, मान लीजिए बच्चे ने अपना ही पोर्टफोलियो देखा, जो फाइल है पोर्टफोलियो की उसको देखा, किसने, बच्चे ने, लर्नर ने, स्टूडेंट ने, या अधिगमकर्ता जिसको हम हिंदी में बोल रहे हैं। ठीक है, इसने क्या देखा, ये पोर्टफोलियो की फाइल खुद से देखी, तो क्या सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग नहीं होगी जब बच्चों को पता है कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा हूं, है ना। स्वनिर्देशित अधिगम, यानी को प्रोत्साहन मिलेगा कि बच्चे ने जब देखा, अरे यार मैं तो यहाँ पे ऐसा किया था, मैंने इस महीने में ये वाली कंपटीशन में गया था तो मैंने ये किया था, ये वाला एक्सपेरिमेंट मैंने ऐसे किया था, ये वाली डिबेट में मैंने भाग लिया था, तो वो अपनी लर्निंग को खुद से डायरेक्ट कर सकता है कि अब मुझे इस चीज पे और काम करना है, कि यार मैं एक वक्ता अच्छा हूं, तो वक्ता अच्छा हूं तो वो और उस तरह की काम कर सकता है, उस तरह की एक्टिविटीज कर सकता है जिससे उसकी स्पीकिंग स्किल्स जो हैं वो अच्छी हो। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो उस स्पोर्ट को और अच्छा आगे ले जा सकता है, सेल्फ डायरेक्ट कर सकता है, स्व निर्देशित कर सकता है। देखो खुद से मोस्टली पॉजिटिव चीजें होती हैं बबीता, मोस्टली पॉजिटिव या बेहतर वर्क, है ना। खुद से क्या होगा, या वो काम जिसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, तो खुद से वो डायरेक्ट करेगा खुद को कि मैं अपने आप को किस तरफ लेके जाऊं। जैसे जब आप मॉक टेस्ट देते होंगे तो आपको आइडिया लगता होगा कि आपको अभी कहां इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना।
आपको समझ में आता होगा भारती कि आपकी ड्राइंग अगर अच्छी है, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो है ना, कि अगर मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मेरे को पता है, अगर मैंने खुद के ही मान लीजिए पिछले 10 सेशन बैठ के देखूं तो मेरे को समझ आ जाएगा कि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, तो एटलीस्ट मुझे ड्राइंग की तरफ तो नहीं जाना चाहिए, या मेरा क्या चीज कौन सी स्किल अच्छी है तो मुझे उस तरफ काम करनी चाहिए। तो यही है सेल्फ डायरेक्शन, कि बच्चे को खुद को डायरेक्शन मिल पाएगी क्योंकि उसका काम कहीं रिकॉर्ड हुआ है। समझ पा रहे हो? इसमें ऑडियो वीडियो फाइल्स हो सकती हैं, इसमें कुछ पेपर्स हो सकते हैं, इसमें कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं, सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? हाँ, गुड बैड दोनों रहता है काइंड ऑफ, बट जो फोकस है वो टीचर ने पर्पसली सेलेक्ट किया है। अगर टीचर का मन है कि ये चीज दिखानी चाहिए तो फाइल में दिखेगी, अदरवाइज नहीं दिखेगी। कोशिश रहती है बेस्ट वर्क हो। ठीक है ना? चलिए, पोर्टफोलियोज कैन बी अ गुड वे ऑफ असेसिंग अ लर्नर इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। आप बच्चे को हर एक पक्ष में जांच सकते हो, इन ऑल एस्पेक्ट्स, आई वुड से इन ऑल एस्पेक्ट्स, इन ऑल एस्पेक्ट्स, यानी लगभग हर पक्ष में कॉम्प्रिहेंसिवली आप जांच सकते हो बच्चे को। ठीक है, पोर्टफोलियो एक शिक्षार्थी का व्यापक तरीके से आकलन करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। यानी एक बच्चा जो है व्यापक रूप से हर एक पक्ष में वो किस किस डोमेन में स्ट्रांग हो सकता है, आप बच्चे को असेस कर सकते हैं, बच्चा खुद को भी असेस कर सकता है, आकलन कर सकता है कि वो किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। अब देखो स्नेहलता कितनी प्यारी बात पूछ रही है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड और पोर्टफोलियो में क्या डिफरेंस है। तो पहले हम पोर्टफोलियो पढ़ेंगे, फिर हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ेंगे, तभी मैं आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगी कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या था। हालांकि जरूरी नहीं है कि आप डिफरेंस जाने, बट वो वैसे ही जैसे ही आप पोर्टफोलियो और एनेक्डोटल रिकॉर्ड पढ़ेंगे आपको तुरंत डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस स्नेहलता हम रखेंगे यहाँ पे। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कंफ्यूजन होती है इस क्वेश्चन में, बट सही समय पे नहीं पूछ पाए आप। ठीक है, अभी आगे आएगा, मौका मिलेगा, है ना। देखिएगा एक बार, टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज, यानी पोर्टफोलियो के भी प्रकार हैं। जनरली हम इसको इग्नोर करते हैं, बट पढ़ लीजिए, आजकल तो सीटेट का भी भरोसा नहीं है क्या पूछ ले, जनरली नहीं पूछता बट पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो, ये थोड़ा सा डीप हो जाएगा बट टच करके निकल जाएंगे। प्रोसेस पोर्टफोलियो दूसरा टाइप है। डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो, आलेख, प्रोसेस को प्रक्रियात्मक कहेंगे, डॉक्यूमेंट को हम आलेख कहेंगे, शोकेस को प्रदर्शन कहेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, पोर्टफोलियो एफए प्लस एसए दोनों ही तरीके से यूज किया जा सकता है। यानी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ये देखना है कि इंप्रूवमेंट कहाँ कराना है बच्चे में, और सबमेटिव मतलब जजमेंट के लिए कि कितना अचीव किया है ये जानने के लिए भी आप, भाई हमें सिंपल पता है ना, एफए और एसए की जब हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, एफए बोले तो फॉर्मेटिव असेसमेंट, एफए रचनात्मक आकलन, और ये क्या है, योगात्मक आकलन। तो एफए और एसए की जब हम बात कर रहे हैं, एफए हमें पता है यदि बच्चे को इंप्रूवमेंट की बात करनी है, अभी लर्निंग को अगर सुधरवाना है ना, तो भी वो पोर्टफोलियो देख सकता है कि उसकी प्रोसेस क्या है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आप देख सकते हैं कि कैसे इंप्रूव कराना है। अगर एसए की बात करें तो एसए है आपकी अचीवमेंट कितनी हुई, आपने उपलब्धि कितनी पाई, कितने % नंबर आए, कितनी चीजों में आप बेहतर हैं, है ना। तो जजमेंट के लिए भी ये काम में लिया जाता है। तो पोर्टफोलियो को आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको पोर्टफोलियो को यूज करना है तो आप एफए में भी यूज कर सकते हैं और एसए में भी। कैसे, अभी आएंगे, उसी पे बात करेंगे। अभी हम 3 टाइप डिस्कस कर रहे थे। किसके 3 टाइप डिस्कस कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे हम पोर्टफोलियो के 3 टाइप। ठीक है, देखिएगा, अगर प्रोसेस पोर्टफोलियो की बात करें यानी प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो की बात करें, तो इसमें ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये इंटीग्रल पार्ट है, यानी ये साथ साथ चल रहा है कि वो सीख कैसे रहा है, आप ये उसके पोर्टफोलियो में नोट कर रहे हैं कि किन चीजों में अच्छा है, कब कैसे क्या किया। तो ये प्रोसेस है, ये दिखाता है कि कैसे सीख रहा है, कैसे किसी काम को करता है बच्चा। ये फॉर्मेटिव का पार्ट है। डॉक्यूमेंट क्या है? डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो है, लगभग हर चीज आपने डॉक्यूमेंट की है, लगभग हर एक एक्टिविटी आपने बच्चे की टाइम के दौरान, एक टाइम पीरियड के दौरान, ठीक है, ये जब चल रही है प्रक्रिया, और ये है एक टाइम पीरियड में आपने क्या डॉक्यूमेंट किया, एक टाइम पीरियड के दौरान उसने क्या क्या चीजें की, ये डॉक्यूमेंट कर दी गई, इनको आलेख बना लिया गया इनका, ये कहलाएगा डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो। फिर है आपका शोकेस पोर्टफोलियो, ये आता है समेटिव असेसमेंट का पार्ट है, ये योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट है। ये कैसे है? शोकेस में बच्चे की बेस्ट चीजें दिखाई जाएंगी, या जो भी उसने किया है अब तक वो चीजें शोकेस की जाएंगी, जो भी उसका बेस्ट प्रदर्शन होगा। क्योंकि प्रदर्शन का मतलब क्या है? जजमेंट या अचीवमेंट कितनी हुई है किसी एक चीज में। ठीक है, तो शो केस में जो भी उसकी अच्छी चीजें हैं, चाहे वो ऑडियो वीडियोस हों, चाहे वो उसकी फोटोज हों, किसी एक एक्टिविटी को करते हुए उसको दर्शाना हो, जो भी उसका बेस्ट फॉर्म होगी उसको डाला जाएगा शो केस में। तो ये 3 प्रकार हैं।
ये 3 प्रकार है। यहां अगर किसी को डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलेंगे। अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आप पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलने वाले हैं। देखिएगा फटाफट से, अभी बहुत कुछ है हमारे पास डिस्कशन के लिए। हाँ हो जाएंगे पुष्पेंद्र, नहीं ऐसे तो नहीं होगा खैर, बट कुछ अलग नहीं मिलेगा आपको उसमें, डोंट वरी। देखो बायसनेस तब होगी जब टीचर गलत करना चाहे बच्चे के साथ, वैसे जनरली हो नहीं पाएगी क्योंकि एज इट इज आपको फाइल में लगानी है चीजें। देखिएगा प्रोसेस है जब चल रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उसी दौरान जो भी चीजें बच्चा कर रहा है, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो भी थोड़ी बहुत इधर उधर की चीजें, सब आपने इसमें लिख ली पोर्टफोलियो में। प्रोसेस पोर्टफोलियो ये फीडबैक के लिए काम में आएगा बच्चे के। बच्चा खुद इसको सेल्फ असेसमेंट के काम ले सकता है कि वो कैसे सीख रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसके काम आ जाएगा, इसीलिए इसको फॉर्मेटिव में डाल रहे हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट है आपने एक टाइम पीरियड के दौरान पिछले 6 महीने में ऐसा किया, तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। शोकेस है जो भी बेस्ट चीजें हैं बच्चे की, जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं, जो भी एबिलिटीज हैं, उनको शोकेस किया गया है। और ये जजमेंट के लिए कि अचीव कितना किया बच्चे ने अपने इस टाइम पीरियड में, इस साल कितना अचीव किया, क्या चीजें उसमें अच्छी हुई। कुल मिलाकर के तीनों हैं पोर्टफोलियो ही, थोड़ा थोड़ा नाम मात्र का डिफरेंस है कि आपको एक हल्की सी बात पता हो। और पोर्टफोलियो को FA प्लस ऐसे दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। ये बेस्ट तरीका है बच्चे के सेल्फ असेसमेंट के लिए भी, है ना। फिर से समझ लीजिए, प्रोसेस यानी प्रक्रियात्मक पोर्टफोलियो जो है वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चा देख पाएगा, इसमें सेल्फ असेसमेंट कर पाएगा कि वो क्या क्या चीजें कर रहा है। जैसे जैसे उसकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही होगी, आप उसकी फाइल में नोट करते जाएंगे, दिखा उस चीज को रिकॉर्ड करते जाएंगे। अगर मैं कहूं डॉक्यूमेंट है कि आपने पिछले 6 महीने 1 साल में कैसा किया, वो सब चीजें डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो में आएंगी। शोकेस है कि आप बेस्ट क्या दिखाना चाह रहे हैं, उसने अचीव कितना किया, उसको जज करने के लिए, सम्मेटिव आकलन के लिए, सम्मेटिव यानी योगात्मक मूल्यांकन के लिए हम किसका यूज करेंगे, शोकेस का। जनरली आपसे ये 3 टाइप अलग अलग नहीं पूछे जाएंगे, आज तक नहीं पूछे गए हैं, बट ये एक स्टेप और आगे जाकर के हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स इसमें दुनिया भर की पिक्चर्स आप यूज कर सकते हैं, ऑडियो लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स। कोई स्पोर्ट अगर उसने खेला, कहीं पे गया, तो आपको वो वीडियो रखनी है तो वो रख लीजिए, जो मन कर रख सकते हैं कुछ, वो आपने ब्लॉक नहीं किया आपको। तो ये जनरली कभी टाइप्स पूछे नहीं है, बट क्योंकि हम बैच में पढ़ रहे हैं और डिटेल में पढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ डिस्कस किए जाएं। ठीक है, बिल्कुल भाई डॉक्यूमेंट, हाँ सेमिनार हुआ मान लीजिए 6 महीने में, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया। कहीं आप विजिट पे ले गए थे, उसको डॉक्यूमेंट कर लिया। ये टाइम के हिसाब से कि टाइम बाउंड है कि आपने चीजें सीक्वेंस में डॉक्यूमेंट की हैं। ठीक है जी, तो ये एक बेसिक बात हुई पोर्टफोलियो के बारे में। अब पोर्टफोलियो के बारे में 2-3 चीजें हैं जो हम इसको ऑब्जर्वेशन पे जाने से पहले पोर्टफोलियो के बारे में बात कर लेते हैं, जो भी हमने पोर्टफोलियो के बारे में सीखा। ठीक, एक तो ये बेस्ट तरीका है पोर्टफोलियो FA और SA दोनों तरह के आकलन के लिए, यानी ऑनगोइंग प्रोसेस में भी और अचीव कर लिया है कितना उसमें भी। अगर हम पोर्टफोलियो बात करें, पोर्टफोलियो की, हिंदी वाले भी इसको पोर्टफोलियो ही कहेंगे, है ना। ठीक, पोर्टफोलियो की जब हम बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे पोर्टफोलियो क्या है, एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है, ठीक, जिसमें पर्पसफुल सिलेक्शन हुआ है आपके काम का, पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ वर्क, कि जो जो टीचर ने रखना चाहा वो रखा। जनरली इसमें बेस्ट वर्क होगा बच्चे का, जो भी उसने अचीवमेंट्स की हैं, जो भी उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स रही हैं, क्या है, जो भी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट्स रही हैं, जितना जितना उसने बेहतर किया है टाइम के साथ, ये कॉम्प्रिहेंसिव है, यानी लगभग बच्चे के सभी पक्षों के बारे में इससे पता लग जाएगा कि बच्चा कैसा कर रहा है और आगे कैसा करेगा, है ना। ये सारी चीजें हमने पोर्टफोलियो के बारे में सीखी हैं। शोकेस का मतलब है जो भी बेस्ट वर्क है उसको आप शोकेस कर रहे हैं। शोकेस किसको करते हैं, घर में शोकेस लगाते थे पहले लोग, आप कहीं जाएंगे आपको शोकेस बोला जाता है, शोकेस में रख दो, ये एक ऐसा एंटीक पीस है, यानी जो डिफरेंट है उसके बारे में, जो बेहतर है उसके बारे में, जो बेस्ट है विशाल उसके बारे में, ठीक है ना।
तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। ये पर्पसफुल वर्क इसमें होगा रिकॉर्डेड, अचीवमेंट्स बच्चे की यहाँ पे रिकॉर्डेड होंगी। क्या होंगी? अचीवमेंट्स रिकॉर्डेड होंगी बच्चे की। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, आजकल मेटा कॉग्निशन में बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, ये मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज बच्चे की इससे डेवलप होती हैं। बच्चा मेटा कॉग्निटिवली परासंज्ञानात्मक रूप से खुद को असेस कर पाएगा, है ना। परासंज्ञान बोलते हैं मेटा कॉग्निशन को, ठीक, कि वो मेटा कॉग्निटिवली अपने आप को असेस कर पाएगा। भाई बच्चे ने देखा कि ये चीजें हैं इसमें, है ना। और टीचर का बहुत ही अच्छी प्लानिंग यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। टीचर की बहुत अच्छी प्लानिंग यहाँ पे होनी चाहिए। नहीं, ये एनसीएफ चैप्टर नहीं चल रहा पवन, ठीक है, ये सीसीई है। वो टॉपिक अगर आपको टाइटल दिखता है वहां वीडियो का, तो उसको समझ के ये मत सोच लिया करो कि वही टाइटल है। वो 1-2 दिन में अपडेट होते हैं टाइटल, क्लास की बात करें अगर तो, ठीक है ना। अंतिम समझ पा रहे हो या नहीं? तो अगर हम करें मेटा कॉग्निटिवली बच्चा खुद को असेस कर पाएगा, यानी उसको कहां अपनी थिंकिंग को ठीक करना है इस बारे में वो सोच पाएगा। मेटा कॉग्निशन क्या है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस। तो बच्चा अपनी क्षमताओं के प्रति अवेयर हो पाएगा, उस तरह से फिर प्लान करेगा एक्टिविटी। अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो अवेयर हुआ पोर्टफोलियो देख करके, तो अगली बार स्पोर्ट्स की एक्टिविटी प्लान करेगा, रिव्यू करेगा जितनी उसने परफॉर्मेंस दी, क्या उसको और अच्छा कैसे बनाए, सेल्फ मैनेज करेगा खुद को। तो ये अच्छा तरीका है कॉम्प्रिहेंसिवली बच्चे को असेस करने का, ठीक है राज। नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है, काम करनी है। कोई कह रहा है आपको भी शोकेस में रखना चाहिए, श्रद्धा, अच्छा ठीक है। कॉग्निटिव को एग्जांपल देके समझा दो। मान लो बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, मैथ्स में अच्छा है, तो ये कॉग्निटिव एस्पेक्ट हुआ, दिमाग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं। अच्छा खुशबू, दिखता तो है नहीं आजकल। चलिए, नहीं बिल्कुल भी कोई भी किसी से भी गुस्सा नहीं है स्नेहा, यार ऐसी बातें मत सोचा करो। यहाँ पे अगर मैं किसी को कुछ कहती भी हूँ ना आपको, तो वो इसलिए कह रही हूँ कि आप अगर बीच में डिस्टर्बेंस कुछ हुआ है, या आजकल बहुत ज्यादा, एक तो लोग बहुत ज्यादा है शायद क्लास में, तो वो उस डिस्टर्बेंस के कारण, वो आपको पर्सनली, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है यार आप लोगों से, है? नाराजगी की तो बात ही नहीं है दूर दूर तक, और वो उसी समय के लिए है बस। ऐसा नहीं है कि मैं याद रखूंगी आपने वो क्या कहा था। देखिएगा, मेटा कॉग्निटिवली अगर हम बात करें तो बच्चा मेटा कॉग्निटिवली अपने आप को असेस कर पाएगा। अब बात आती है ऑब्जर्वेशन की। तो पोर्टफोलियो तो एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका हो गया बच्चे को इवेल्युएट करने का। अब प्रॉपर जो टेक्निक्स हैं, जो छोटे छोटे तरीके हैं, उन पे चर्चा करते हैं। पोर्टफोलियो अपने आप में कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है ना। पोर्टफोलियो क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीका है, ठीक है। कार्तिक, सारे क्वेश्चन नहीं देखे जा सकते आपके भाई, ठीक है। मेटाकॉग्निटिव मतलब जो आप कर रहे हैं उस चीज के प्रति आप कितने अवेयर हैं, फिर कैसे उसको और बेहतर प्लान करेंगे, बेहतर रिव्यू करेंगे, बेहतर मैनेज करेंगे। ये मेटाकॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, ठीक है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? चलिए, कोई कह रहा है आपका गुस्सा भी मोटिवेट करता है। नहीं यार, मेरी बिल्कुल रत्ती भर इच्छा नहीं होती गुस्सा करने की, बट क्या करें। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, और ये होता भी नहीं था, ये इसी बैच में, पिछला जो एक नया बैच आया ना, ये शायद रेयर ही होता है ऐसा कभी। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। ऑब्जर्वेशन हमें पता है कि आप कुछ कर रहे हैं, आपको कोई देख रहा हो, है ना। आप कहीं स्कूल में, मान लीजिए टीचर, कई बार आप पढ़ा रहे होते हैं, जो उन लोगों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया होगा या गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ाया होगा, तो कई बार क्या होता है, प्रिंसिपल मैडम ऑब्जर्वेशन पे होती हैं, या प्रिंसिपल सर ऑब्जर्वेशन पे होते हैं। वो देख रहे हैं कि कौन टीचर पढ़ा रहा है ठीक से। या जब आप अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में, बीएड में, डीएलएड में, डाइट में, बीटीसी में, ईटीई में जाते होंगे, तो सुपरविजन के लिए इन्विजिलेटर्स आते हैं। कि जब आप अपने स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम पे जाते हैं, जब आप एसईपी पे जाते हैं, तो वहां जब आप पढ़ा रहे होते हैं क्लास में, तो आपके सुपरवाइजर्स आते हैं जो आपको ऑब्जर्व करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। मतलब ऑब्जर्व मतलब देखना, ठीक है। हाँ सृष्टि, तो ऑब्जर्व मतलब देखना। जैसे हाँ बिल्कुल, पोर्टफोलियो अपने आप में उस तरह से हो सकता है कि आप शोकेस में, जैसे बहुत सारे मूवी एक्टर्स आपने देखे होंगे, वो लोग उनका कभी घर में दिखाएंगे इंटरव्यू में, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका घर अगर इंटरव्यू में दिखाएंगे, तो वो देखेंगे आपके पीछे वॉल पे जितने भी मेडल्स हैं, जितने भी उन्होंने कप मग जो भी जीते होंगे, वो सब शोकेस में लगे होते हैं। तो बेस्ट चीजें हम शोकेस करते हैं, वही था शोकेस पोर्टफोलियो का एग्जाम्पल। ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करना, देखना चीजों को, ठीक है, देखना चीजों को। अगर हम बात करें ब्रजेश, तो इसमें क्या होगा, अ टीचर कैन यूज ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द लर्नर्स। यानी एक टीचर जो है वो यूज कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन को, यानी अवलोकन को, बच्चे के बारे में इंफॉर्मेशन को, सूचना को कलेक्ट करने के लिए। टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स, ठीक है, टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट लर्नर्स, ठीक बात है।
तो हम ये कह सकते हैं कि आ टीचर कैन यूज ऑब्जर्वेशन टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दी लर्नर्स। एक शिक्षक शिक्षार्थियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए अवलोकन का उपयोग कर सकता है ना। भाई जो बच्चे हैं क्लासरूम में, तो आप उनको क्लास वर्क कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं, है ना। वो कहीं मैदान में खेलने गए हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। बच्चा इवन लंच करते हुए भी आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई ड्राइंग बना रहा है तो आप देख रहे हैं कैसे वो ड्राइंग बनाता है। कोई अपनी बात कह रहा है तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चे में क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके अंदर की क्षमताएं हैं, उसके अंदर पोटेंशियल क्या है। ये सब आप कैसे देखेंगे? ऑब्जर्व करके, है ना। तो आप क्या करेंगे, और ऑब्जर्व ऐसे नहीं करना है कि बच्चे को डरा दो देखते देखते, है ना। नॉर्मली ऑब्जर्व करना है। कई बार डायरेक्ट होती है ऑब्जर्वेशन, कई बार इनडायरेक्ट होती है, ठीक है। नहीं, मैंने कभी नहीं दिखाया यार किसी बच्चे को गुस्सा, अपनी टीचिंग ट्रेनिंग में भी नहीं। मैं अपनी बात कह देती हूँ, मतलब वैसा नहीं, प्रॉपर गुस्सा नहीं कि आंखें दिखाओ, लाल करो, थप्पड़ लगाओ, वो सब नहीं। और अलाउड भी नहीं है सब। तो हमारे बैच में किसी ने कर दिया था, दिक्कत हो गई थी। मुझे आता भी नहीं है जनरली, जब तक सच में कोई इतनी इरिटेटिंग बात ना हो। नॉर्मल केस में होता है, कभी पर्सनल स्पेस में, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें, अरुण सर की क्लास क्यों नहीं हो रही, इस पे बात करेंगे अभी, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे अरमाना, अ टीचर कैन यूज ऑब्जर्वेशन, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, बच्चे के बारे में जानकारी को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए ऑब्जर्व करेंगे आप बच्चे को, बच्चे का अवलोकन करेंगे, बच्चे को निहारेंगे एक तरह से, मतलब देखेंगे वो कुछ भी एक्टिविटी करता है तो वो कैसे करता है उस एक्टिविटी को। तो आप कब कब ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो आप लर्नर कैन बी ऑब्जर्व्ड इन स्कूल, स्कूल के दौरान आप क्लासरूम्स में जैसे वो काम करता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के पीरियड्स हो सकते हैं, ड्यूरिंग लंच ब्रेक वो कैसे बिहेव करता है, कोई गेम पीरियड है तो वो कैसे बिहेव करता है या कैसे रहता है, आप बच्चे को ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप बच्चे को क्या कर सकते हैं? अवलोकित कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं उसका। तो शिक्षार्थी को स्कूल में, कक्षा में, लंच ब्रेक के दौरान, खेल की अवधि के दौरान देखा जा सकता है कि वो कैसे किसी काम को करता है। तो ऑब्जर्वेशन से भी आपको चीजें पता लगती हैं, ठीक है। आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन से चीजें पता लगती हैं, ठीक। इट कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑब्जर्वेशन डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट क्या है, जब आप वहां प्रेजेंट हैं। इनडायरेक्ट क्या है, जब आप किसी चीज की वीडियो देख रहे हैं, कोई ऑडियो फाइल सुन रहे हैं, है ना, कुछ कैमरा में आपने किसी चीज को करते हुए देख लिया, तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। डायरेक्ट क्या है, बच्चा आपके सामने है, बच्चा क्या है, आपके सामने है और बिल्कुल इन फ्रंट है, एक तरह से स्कूल में है, क्लासरूम में है, और आप उसको सामने से देख रहे हैं, इन रियल लाइव देख रहे हैं एक तरह से। आप लाइव का मतलब समझ रहे हो ना, बिल्कुल जीवित रूप में देख रहे हैं। लाइव का मतलब लाइव मैच जैसा नहीं है, जैसा आप लाइव देख रहे हैं अभी, वो वाला लाइव नहीं है यहाँ पे, है ना। लाइव क्या है हाँ प्रिया, तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट में क्या है, आप किसी थर्ड चीज का यूज कर रहे हैं, आप डायरेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप कोई रिकॉर्डेड वीडियो देख ले रहे हैं, है ना, आपने कोई ऑडियो फाइल सुन ली है, ठीक है, आपने कोई टेलीकास्ट देख लिया है, वो है ऑब्जर्वेशन। आप मान लीजिए किसी का इंटरव्यू आपको देखना था, आप एक होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, केंद्रीय विद्यालय में आपका सिलेक्शन हो गया, भगवान करे आपके नंबर बहुत अच्छे आए, और आपने रिटर्न एग्जाम दिया और आप गए हैं उसके बाद इंटरव्यू देने, या एनवीएस में आप गए हैं इंटरव्यू देने, या आप किसी प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं तो अभी आपको इंटरव्यू के राउंड्स क्लियर करने होते हैं, ठीक है, फेस टू फेस, राइट। तो डायरेक्ट मतलब फेस टू फेस, ठीक। तो इसमें क्या होगा, जब आप इंटरव्यू देने गए तो जो भी आपके इंटरव्यूअर्स होंगे वहां पे, वो आपको फेस टू फेस देखेंगे, आपकी एक्टिविटी, आप कैसे बैठे हैं, आप कैसे खड़े हैं, आप कैसे लिखेंगे बोर्ड पे, आप कैसे क्या करेंगे, बातें करेंगे डायरेक्ट, आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे टॉपिक पढ़ाएंगे, कैसे एग्जांपल्स दे रहे हैं, वो फेस टू फेस आपको देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। मतलब ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है, ये प्रत्यक्ष अवलोकन है। परोक्ष क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा कि आप किसी और का इंटरव्यू देख रहे हैं, यूट्यूब पे आपने सर्च किया कि केवीएस में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे बैठते हैं, तो आपने एक डेमो लेक्चर देख लिया। तो इनडायरेक्ट एक तरह से आप डेमो देख के जा रहे हैं, या फिर आप खुद प्रेजेंट नहीं है उस सिचुएशन में, आप किसी और के थ्रू वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। अब डायरेक्ट में कई बार क्या होता है, बच्चे को पता होता है आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कई बार नहीं भी पता होता, तो आपको जनरली उसको रियल लाइफ सिचुएशंस में देखना चाहिए डायरेक्ट के अंदर, कि वो कुछ कुछ कर रहा हो, उसको पता भी ना लगे और आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो रियल लाइफ सिचुएशंस में आप बच्चे को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। हाँ, जैसे यूपीएससी की डेमो वीडियोस कई लोग देखते हैं इंटरनेट पे, बड़ी वायरल होती हैं, एग्जाम्पल तो आपके मजेदार होते हैं। हाँ, बस वही जरूरी है ना, तो आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें। निशा, आप बक्सर से हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, आगे बढ़िए। देखिए, अगर हम बात करें
तो हमने अभी ये क्या कहानी समझी कि ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी, ऑब्जर्वेशन, और आपको क्लियरली कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना चाहिए जब आप बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो। रेटिंग स्केल क्या है? निर्धारण मापक कहते हैं। रेटिंग समझते हैं, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप किसी चीज को रेट कर रहे हैं, सिंपल भाषा में यही है ना? 1 to 10, 1 to 5 जितने भी आपको लग रहे हो। भाई आप पिज्जा भी खाते हैं तो आप क्या करते हैं, एक रेटिंग देते हैं उसकी। आपसे स्विगी जोमेटो भी आजकल रेटिंग मांगता है कि आपको खाना जल्दी पहुंच गया था कि नहीं पहुंचा था, या फिर कितने नंबर आपको किसी चीज में देने हैं। अगर आप कह रहे हैं कि भाई, अगर हम बात करें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल किसी की जांचनी है आपको, तो आप कहेंगे अच्छा कितने मार्क्स देंगे आप मुझे, तो आप कहेंगे हम देंगे आपको 7 out of 10। ठीक है, किसी लड़के या लड़की से आप मिलने गए, ठीक, शादी वादी की बात करने, अरेंज मैरिज हो सकती है, लव मैरिज हो सकती है, व्हाटएवर, है ना? लव मैरिजेस में तो लोग डेट पे जाते हैं। तो आप गए और आपने देखा कि यार इसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, आपको समझ में आया, तो आपने कहा कि ठीक है यार, मेरे दिमाग में, आपने अपने दिमाग में उसको रेटिंग दे दी। दिमाग में रेटिंग क्या दे दी? भैया ये तो 10 on 10 है। ठीक है, 10 on 10 बोले तो फुल मार्क्स एकदम, आप बिल्कुल, वो नहीं होता बॉलीवुड मूवीज का प्यार, वो वाला सीन हो गया कि आपको लग रहा है डे 1 पे बेस्ट है, फिर आप 2-4 बार मिले, 5 बार मिले, आपको समझ में आया यार ये तो 7 on 10 ही है। फिर आप और ज्यादा मिले, 3 महीने, 2 साल, शादी हो गई, 5 साल, फिर आप कह रहे हैं यार ये तो 2 out of 10 निकला। ठीक है, तो ये रेटिंग स्केल है, मजाक कर रही हूं मैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज याद रहे। ठीक, तो ये क्या है? रेटिंग स्केल है कि आप रेटिंग दे रहे हैं कि कितने इसके एक स्केल बनाया हुआ है आपने अपने दिमाग में। ये 1 to 100 हो सकता है, 1 to 10 हो सकता है, कि 5 स्टार, एग्जैक्टली ये स्टार के जैसा है कि आप किसी चीज को रेट कर रहे हैं। बच्चे का व्यवहार हो सकता है क्लासरूम में, बच्चे का डिसिप्लिन हो सकता है, बच्चे का नीटनेस हो सकती है, वो कितना साफ सफाई से रहता है, काम करता है, डेली यूनिफॉर्म में आता है कि नहीं आता है, चीजें अच्छे से करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीजें। कई बार हम स्टार दे देते हैं, कई बार हम रेटिंग स्केल में नंबर्स में रेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई कह रहा है आप शादी कब करोगे? अरे सर माफ करिए, आ जाइए इधर। तो कंसर्न्स आर स्पेसिफिक ट्रेट एंड जजमेंट ऑफ डिग्री, यानी कि एक तो इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रेट को आप रेट करते हैं बच्चे के, कि बच्चे का व्यवहार कैसा है, वो आउटगोइंग कितना है, मतलब घुलने मिलने में कितना इजी है। तो इस चीज में आप बच्चों को एक्सट्रोवर्ट है कि इंट्रोवर्ट है, कितना मार्क्स देना चाहेंगे, कितना रेट करना चाहेंगे। जजमेंट ऑफ डिग्री यहां पे शामिल होता है। जजमेंट ऑफ डिग्री का सिंपल मतलब यहां पे ये है कि कितनी डिग्री पे, 7 पे, 8 पे, 5 पे, 3 पे, कितने डिग्री पे। डिग्री क्या है उस चीज की। स्पेसिफिक ट्रेट क्या हो सकता है? स्पेसिफिक ट्रेट है, मान लीजिए डिसिप्लिन कितना है बच्चा, डिसिप्लिन कितना है। उस डिसिप्लिन में भी आप ये थोड़ी कह रहे हैं कि डिसिप्लिन है या नहीं है, ऐसा नहीं। आप क्या कह रहे हैं? ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 बच्चा 7 पे कहीं स्टैंड करता है। अगर ये वाली चीज और अच्छा कर ले, ये अगर रोज तो चलो आता ही है स्कूल, थोड़ा टाइम पे और आ जाए तो 10 on 10 हो जाएगा। मतलब आप किसी स्पेसिफिक ट्रेट को किसी जजमेंट ऑफ डिग्री पे आपने एक मात्रा बनाई हुई है, एक स्केल बनाया हुआ है, उस डिग्री के अनुसार एक पैमाने पे तय कर रहे हैं। अदरवाइज भाई अच्छा और बुरा क्या है, एक तरह से आपने कोई मूवी भी देखी होगी शायद, कोई कम अच्छा, बुराइयां सब में, अच्छाइयां भी सब में। किसी को हम एक स्केल पे ज्यादा ऊपर रखते हैं, किसी को उसी स्केल पे थोड़ा नीचे रखते हैं कि यार ये इंसान, झूठ तो सभी बोलते हैं, ये इंसान लेकिन बहुत रेयर झूठ बोलता है, बहुत ही लगे जब कि बहुत बड़ी बात है कोई ऐसी, तो हो सकता है कि व्यक्ति बोल जाए या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल दिया। एक होता है कि हर दूसरी बात पे झूठ बोलना, तो आप ऐसे व्यक्ति के झूठ बोलने को 1 out of 10 रेट करेंगे। ठीक है, एक होता है कि चलो कभी कभी ऐसा हो सकता है, तो आप 5 out of 10 कहेंगे, ठीक है यार ये 50% ऐसा है, 50% ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत बढ़िया। मैम निशा, मेरे ट्विंस बच्चे हैं। अरे बहुत बढ़िया यार, कमाल। फ्रेटर्नल हैं कि आइडेंटिकल? देखिएगा एक बार। तो ये बेसिक सी बात है कि ये जो रेटिंग स्केल होता है, ये कंसर्न होता है या एक बारे में होता है किसी विशिष्ट ट्रेट के, किसी एक विशिष्ट विशेषता के। और जजमेंट ऑफ डिग्री कितनी चाहिए, आपने सब मूवी देखी, मेरे को खुद याद नहीं आई वो कौन सी मूवी के बारे में बात कर रही थी। ठीक है, शादी नहीं करना बहुत टेंशन है, चंदन कह रहे हैं। हाँ मैं कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ, मजाक कर रही हूँ। चलिए, हाँ आपने सब मूवी देखी है क्या? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं यार, जीवन में सब कर लेना चाहिए जब जब मौका मिले। अब तो खैर कम ही हो गई है। ईस्ट चंपारण, बहुत बढ़िया। ये बात क्लियर होगी ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। मुश्किल सी चीजों में हाँ समझने में हेल्प होगी ना, क्लियर है, बस इतना ही चाहिए। मजे से पढ़ेंगे, कोई टेंशन नहीं है और कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट है तो बता दो, इसमें कोई डाउट है तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, रेटिंग स्केल में, इट मोटिवेट्स लर्नर्स बिकॉज दे बिकम अवेयर अबाउट देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड कैन मेक प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। अगर आप बच्चों को कहेंगे कि बच्चे आपकी जो राइटिंग है उसको हम
7/10 रेट कर रहे हैं। किसको? राइटिंग को। मान लीजिए बच्चे की राइटिंग को आप क्या कर रहे हैं? 7/10 रेट कर रहे हैं, 7/10। तो अब बच्चा मोटिवेट हो जाएगा कि यार एटलीस्ट चलो मैं 4 पे तो नहीं हूं, 7 पे हूं, मतलब ऑलरेडी अच्छा कर रहा हूं, मेरे को तो लगता था मैं 5 पे हूं। तो अब बच्चा मोटिवेट होगा किस चीज के लिए? वो अपने आप को इंप्रूव करेगा, है ना। उसको मोटिवेशन मिलेगी कि मेरे को 10/10 लाने हैं अगली बार, राइटिंग मेरी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैम मेरे को अच्छा रेटिंग स्केल पे अच्छा रेट करें। ठीक, आप किसी बच्चे को कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा व्यवहार बहुत अच्छा है, तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तो आप कह रहे हैं 7/10। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है? कोई है खुश शादी से कि नहीं? देखिए एक बार, आ जाओ इधर आ जाओ। अगर हम बात करें एग्जैक्टली रेखा, है ना। अब आपको समस्या होती है तो मैंने सोचा ठीक है यार बायलिंगुअल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना। थोड़ा और, हालांकि बायलिंगुअल ही होता है बट कुछ लोग परेशान हो जाते हैं जल्दी। देखिएगा, अगर हम बात करें तो यहां पे इट मोटिवेट्स, बच्चों को क्या करेगा? अभिप्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा। क्या? रेटिंग स्केल। बच्चों को आपको डिमोटिवेट करने के लिए नहीं बनाया रेटिंग स्केल, बिकॉज दे बिकम अवेयर अबाउट देयर। एक तो बच्चा क्या हो जाएगा? अवेयर हो जाएगा, जागरूक हो जाएगा अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को लेकर कि उसमें क्या खामियां हैं और क्या खूबियां हैं, यानी पॉजिटिव चीजें क्या है, नेगेटिव क्या है, कितना इंप्रूव करना है, एंड कैन मेक प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। और बच्चा सुधार के लिए प्लान्स बना पाएगा। तो यह शिक्षार्थियों को प्रेरित करता है क्योंकि वे अपने गुणों और कमियों के बारे में जागरूक हो जाते हैं और सुधार की योजना बना सकते हैं। भाई हम ये सोचें, आपने कोई टेस्ट दिया और देखा नंबर अच्छे नहीं आए, तो आपको ये नहीं कि भाई मेरे से तो कैसे होगा, इतने कम नंबर आए। आपको एक प्लान तैयार करना है कि कोई बात नहीं, इसमें नहीं आए, लोग ही करते हैं, इंसान ही करते हैं। और एक काम करता हूं या करती हूं कि चुपचाप से एक प्लान बनाती हूं कि इस महीने ये वाला सब्जेक्ट अच्छा कर लूंगी, अगले महीने ये वाला, फिर टेस्ट दूंगी हर हफ्ते, और ऐसे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे पढ़ाई करनी है। तो प्लान बनाते हैं आप आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। हाँ चलिए, इसके लिए अलग अलग पैमाने हैं, नाम याद रखना जरूरी नहीं है, कई बार अलग अलग स्केल हैं। देखिए अब आते हैं क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे, संचयी रिकॉर्ड्स। अच्छा एक और चीज अभी यहीं पे समझ लेते हैं। अभी हमने हालांकि मैंने इसमें ऐड नहीं की है वो टेक्निक, जरूरत पड़ती नहीं है। एक टेक्निक होती है चेकलिस्ट की, ये सर्वे वगैरह में काम आती है। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट समझ रहे हो ना, ये चीज है, ये चीज नहीं है। मान लीजिए 7 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, कि भाई आपने देखा होगा वो जनगणना या इस तरह की चीजें जो होती हैं, सेंसस होती है, कि आपके घर में एसी है, तो आप कहेंगे जी नहीं है, ठीक है। आपके यहाँ मोटरसाइकिल है, आपने कहा हाँ जी है, ठीक है, तो आपने चेकलिस्ट लग गई, ठीक है। आपने किसी ने कहा कि अच्छा आरओ यूज करते हैं, तो आपने कहा हाँ ये भी है, तो चेकलिस्ट, ठीक। किसी ने कहा रेंट है या खुद का है घर, तो ये चीजें होती है, मैं खुद से नहीं बना रही हूं, तो इस पे मान लीजिए क्रॉस लग गया कि रेंट नहीं है या खुद का है, वॉट एवर इट इज। कार है कि नहीं है, तो किसी ने हाँ कहा, तो क्या हुआ? चेकलिस्ट लग गई, ठीक है। चेकलिस्ट मतलब कोई चीज है कि नहीं है, जो जो चीजें हैं उनको टिक करते गए, ठीक। बच्चे का बिहेवियर अच्छा है कि नहीं, साफ रहता है कि नहीं, है ना। इस तरह से चेकलिस्ट बनाई जा सकती है कि कोई चीज है या नहीं है, सिंपल, टिक होगा या नहीं होगा, है ना। है तो ठीक है, लगता जाएगा बिहेवियर के अनुसार, नहीं है तो उसको कट करेंगे या नहीं लगाएंगे कुछ भी, ठीक है। ये एकदम बेसिक चेकलिस्ट है। हाँ बीएड ट्रेनिंग में देता है चेकलिस्ट, हाँ एग्जैक्टली होती है। तो चेकलिस्ट है कि कोई चीज अगर प्रेजेंट है तो आप उसको टिक मार्क करते हैं, अदरवाइज नहीं। ये आपका रेटिंग स्केल से, रेटिंग स्केल में नंबर देते हैं, आप एक डिग्री दिखाते हैं। चेकलिस्ट में डिग्री नहीं होती, या तो कोई चीज है या तो चीज नहीं है, तो ये डिफरेंस है। बिल्कुल प्रिया, मैं खुश हूं शादी से, चलो कोई तो मिला एक इंसान। मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एडमिशन कराया, बहुत बढ़िया सुषमा, ताली बजाओ ऐसे लोगों के लिए, बहुत खुशी की बात है। ट्रू और फॉल्स लाइक, बिल्कुल। अरे श्रेया बहुत रहने दो, मैं कॉल करूंगी आपको, ठीक है। चलिए आ जाइए अब वापस से क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स पे चलते हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स क्या है? संचयी रिकॉर्ड कह सकते हो आप, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड सीआर बोल सकते हो। इट इज अ डॉक्यूमेंट इन विच रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, जो जो काम की इंफॉर्मेशन है ना, जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है अबाउट अ पर्सन इज कलेक्टिवली रिकॉर्डेड, यानी
कलेक्टिवली रिकॉर्ड की गई है कोई रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, यानी एक क्लास से दूसरी क्लास में भी इसको ले जाया जा सकता है ना। यूट्यूब पे क्लास है आज आपकी, यह एक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में प्रासंगिक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जानकारी सम्मिलित रूप से दर्ज की जाती है कि ये अगर कोई नया टीचर भी आए तो बच्चे का क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उठा के देखे और पता लग जाए कि इस बच्चे की ये हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं, इन चीजों में ये अच्छा है, इन चीजों में गड़बड़ है, ये सारी चीजें। ठीक है ना नेहा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज सोशल पर्सनल डेटा रिकॉर्ड, इसको दूसरी भाषा में क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड को, संचयी रिकॉर्ड को हम क्या कह सकते हैं, सोशल पर्सनल डेटा रिकॉर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चे की जो सोशल इंफॉर्मेशन है, वो लोगों के साथ कैसा है, पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसकी क्या हाइट है, क्या वेट है, क्या हेल्थ है, सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। अच्छा प्रिया, अब सिर्फ नाम लेने से ही आप क्लास करने आओगे, कमाल हो गया, फिर सब्जेक्ट सीखने नहीं आते हो, मतलब सिर्फ नाम लिया जाए इसलिए क्लास में आते हो। देखिए, संचयी रिकॉर्ड को सामाजिक व्यक्तिगत, अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो आप ऑफलाइन क्लास में आइएगा, और ऑफलाइन क्लास आपकी D2+B का बैच आएगा जब भी D2+B आएगी दिल्ली में। ठीक, तो संचयी रिकॉर्ड को सामाजिक व्यक्तिगत डेटा रिकॉर्ड के रूप में भी जाना जाता है कि बच्चे की सामाजिक इंफॉर्मेशन की, वो सोशली कैसे बिहेव करता है, कौन कौन उसके दोस्त हैं, और पर्सनल इंफॉर्मेशन, दोनों ही तरह की चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो बच्चे की सोशल प्लस पर्सनल इंफॉर्मेशन क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में मिलती है। सोशल प्लस पर्सनल इंफॉर्मेशन, सोशल प्लस पर्सनल इंफॉर्मेशन किस में मिलेगी, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स में मिलेगी, और ये एक क्लास से दूसरी क्लास में ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, अब समझते हैं इसको क्या कहानी है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इट प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशन, हिस्ट्री, अचीवमेंट्स, अटेंडेंस एंड हेल्थ। यही बातें मैंने आपको बताई अभी कि ये प्रोवाइड करता है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, यानी डिटेल्ड जानकारी मिलेगी आपको बच्चे की एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, जो एजुकेशनल हिस्ट्री है कि वो क्लास में फर्स्ट आता रहा है, सेकंड आता रहा है, कहीं क्या मार्क्स उसके रहते हैं, किन चीजों में वो अच्छा है, अच्छा वो डिबेट कंपटीशन में अच्छा है क्या, उसके अंदर ये क्षमता है क्या। तो आपको ये फाइल देखने से पता लग जाएगा कि बच्चे की एजुकेशनल हिस्ट्री क्या है, उसकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं, किन चीजों में उसने अच्छा किया है ना, किन चीजों में वो पीछे रहा है, अटेंडेंस कैसी रहती है उसकी, स्कूल में 75 रही है, उससे पहले अच्छा स्कूल भी चेंज हुआ होगा तब भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है ना। फिर अगर हम बात करें उसका हेल्थ रिकॉर्ड क्या है, कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, फैमिली से भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हो कि अगर कोई समस्या है तो वो पोर्टफोलियो स्पेसिफिक अचीवमेंट्स के बारे में है, बच्चे के बेस्ट वर्क के बारे में है, उस बेस्ट में से भी कम बेस्ट और ज्यादा बेस्ट छांट लिया गया है, उस हिसाब से शोकेस पोर्टफोलियो, प्रोसेस पोर्टफोलियो और आपका जो डॉक्यूमेंट पोर्टफोलियो था वो थे, लेकिन वो है कहीं ना कहीं अच्छी चीजों के बारे में ही, है ना, या जो भी विशेषताएं हैं। अलग अलग स्कूल में नहीं जाएगा, वो अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे बनाएंगे फिर, लेकिन इसको आप नई टीचर भी कोई आए तो आप क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड उसको दिखा सकते हो। अगर नेक्स्ट क्लास में जाओ तो उसमें भी एजुकेशनल बैकग्राउंड, आप हिस्ट्री देख सकते हो। पोर्टफोलियो जरूरी नहीं आपके हर साल का आगे ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है ना। तो यह शैक्षिक इतिहास, उपलब्धियों, उपस्थिति और स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है कि बच्चा कैसे सीखता रहा है, किन सब्जेक्ट में अच्छा रहा है, 5वीं क्लास में किस शहर में था, 7वीं क्लास में किस शहर में है। ये बहुत ही अच्छे स्कूल्स में बनाई जाती है, जनरली हर स्कूल में नहीं बनाई जाती। ठीक है साहिबा, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल पर्सनैलिटी का रिकॉर्ड है बच्चे की, चाहे वो सोशल हो, पर्सनल हो, कभी कोई उसकी लड़ाई भी हुई होगी तो वो भी यहाँ पे शामिल होगी। ठीक है, तो ये पूरा एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन वाली फाइल है जिसको हम क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड कह रहे हैं। अब हम आते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स पे, उपाख्यात्मक रिकॉर्ड। समझेंगे तीनों में क्या डिफरेंस है, पहले ये निपटा तो लें। कौन सा बच्चा प्रियंका, ये पीडीएफ आपको साथ साथ मिल तो रही है, ये नोट्स का ही तो काम कर रही है, कहाँ समस्या आ रही है ये बता दो, बस कहाँ समस्या आखिर आ रही है वो बता दो। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसकी, हाँ इसमें रिजल्ट वगैरह आएंगे, शिक्षा सही है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड्स, मतलब ये रिटन डायरी है, इट इज अ डायरी रिटन अबाउट इवेंट्स एंड हिस्ट्री। मार्क्स से भी ज्यादा जो फोकस है इसमें वो इस चीज पे है कि क्या इवेंट हुआ और कब कोई अगर घटना घटी है या कुछ विशेष हुआ है। दो तरह की चीजें, या तो कुछ विशेष हुआ होगा या कोई घटना घटी होगी, वो इसमें एनेक्डोट्स की मतलब डिटेल्स लिखी जाती हैं। कोई अगर घटना घटी है तो उसके बारे में 4 लाइन में लिख दिया। आई अंडरस्टैंड। चलिए फिर देखते हैं। ठीक है रवि, इसको इस तरह से समझने का प्रयास करते हैं। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी उपाख्यात्मक रिकॉर्ड्स, इट इज अ डायरी रिटन अबाउट इवेंट्स एंड हिस्ट्री। इवेंट्स, कोई एक घटना घटी, अच्छी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हिस्ट्री मतलब
पहले क्या होता रहा है, पुरानी घटनाएं भी इसमें हो सकती हैं। तो यह घटनाओं और वृत्तांतों के बारे में लिखी गई एक डायरी है। मान लीजिए बच्चा आज डायरी नहीं लाया स्कूल में, ये बात उसकी नोट कर दी, कल वो आया नहीं था, एब्सेंट था, तो वो नहीं होती डायरी, आपने देखी होगी बच्चों की जो स्कूल डायरी होती है, उस स्कूल डायरी में, बच्चों की जो स्कूल डायरी होती है उसमें आप देखते हैं चीजें लिखी हुई होती हैं, है ना, कुछ कुछ लाइंस बनी हुई है, वहां पे आप देखते हैं कि नोट्स लिखे हुए होते हैं। तो ये एक तरह के वो नोट्स हैं, है ना, कि कम शब्दों में, अगर किसी दिन लड़ाई कर ली बच्चे ने, किसी दिन लंच नहीं लाया जबकि लाना था, यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया ठीक से, कुछ अच्छा किया तो वो भी लिखा जाएगा, है ना। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स में छोटे छोटे कम शब्दों में डिटेल्स लिखी होती है कि ये गड़बड़ हुई है या ये अच्छा हुआ है। इट इज अ क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। जैसे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड की जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं और ये पर्सनली टीचर के द्वारा बनाया जाएगा कि उन्होंने जो जो चीजें, कोई इवेंट है, स्पोर्ट्स फंक्शन है, कुछ है, हाँ, तो उसके बारे में छोटे छोटे रिकॉर्ड्स बना लिए, लेकिन ये क्यूमुलेटिवली ऐड होता रहेगा। रिमार्क्स बेस्ड ऑन डेली सुपरविजन ऑफ अ प्यूपिल, यानी कि जो डेली सुपरविजन टीचर ने किया है उसके बेसिस पे टिप्पणियां मिलती हैं, इसमें रिमार्क्स मिलते हैं, कम शब्दों में होता है, टू द पॉइंट होता है, स्पेसिफिक होता है। ये एक बेसिक बात हुई इसके बारे में। अब हम बात करेंगे, इट इज एन ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्यूपिल्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑब्जर्व्ड बाय हिज और हर टीचर। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है या ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से जो भी हुआ है, जो भी आपने अपनी आंखों से देखा है या एक्सपीरियंस किया है, एग्जैक्टली वही लिखना है आपको, टू द पॉइंट रहना है, अपनी मर्जी से कहानियां नहीं लिख देनी है बच्चे के बारे में, है ना, बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन, जो बिल्कुल एग्जैक्टली आपने देखा हो उसी दृष्टि से आप ऑब्जेक्टिवली लिखते हैं, ठीक है। ऑफ अ प्यूपिल्स बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑब्जर्व्ड बाय हिज और हर टीचर, जो भी उसकी पर्सनैलिटी और उसके व्यवहार के बारे में टीचर ने ऑब्जर्व किया होगा उस चीज को वहां लिखा जाएगा। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत कम जगह पे ही ये सब तरीके, क्योंकि ये टेक्निक्स हैं, और ये टेक्निक्स किसकी हैं? ये जो हम टेक्निक्स पढ़ रहे हैं असेसमेंट की टेक्निक है कि बच्चे का आप आकलन कैसे करेंगे। और ज्यादातर स्कूल्स में तो प्रॉपर असेसमेंट होता ही नहीं है, वहां तो समेटिव असेसमेंट जैसी चीजें होती हैं। तो ये टेक्निक्स हैं और किसमें इस्तेमाल हुई है? सीसीई में, जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है, उसमें जो व्यापक पक्ष है और सतत पक्ष है, दोनों को ये फुलफिल करती हैं, एक रिपोर्ट के जैसी है एग्जैक्टली, ठीक है। तो इट इज ऑब्जेक्टिव एंड प्रेजेंट्स डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी ये वस्तुनिष्ठ है और विस्तृत विवरण और घटनाओं का क्रम प्रस्तुत करती है। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मतलब टू द पॉइंट है। ये डिटेल का मतलब ये नहीं कि कई पेज भरे जाएंगे, लेकिन हाँ, जो भी घटना हुई होगी उसके बारे में सारी डिटेल्स वहां होंगी, ठीक है। और दूसरा, सीक्वेंस प्रॉपर होगा कि इस डेट को ये हुआ था जी, दूसरी डेट को ये डायरी फिर से नहीं लाया था, तीसरी डेट को किसी बच्चे को पीट दिया था, पांचवी डेट को लंच भूल गया था। तो ये सीक्वेंस में है और टू द पॉइंट है, लेकिन हाँ, जो भी इवेंट हुआ है उसकी डिटेल सारी होगी, टू द पॉइंट में भी डिटेल सारी होगी। ऐसे राइटिंग नहीं है, बट जो भी फैक्चुअल चीजें हैं वो यहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्यूपिल्स, सो इट इज यूजफुल इन गाइडेंस, यानी ये हाईलाइट करता है बच्चे की समस्याओं को, कि बच्चों को प्रॉब्लम्स कहां आ रही हैं। वो आप किससे देखेंगे? एनेक्डोट्स देख करके समझ जाएंगे, एनेक्डोट्स देख के समझ जाएंगे। एनेक्डोट्स का मतलब है विशेष घटनाएं हैं ये, जिनके बारे में चीजें लिखी गई हैं, हर रोज नहीं लिखी जा रही हैं। जब कुछ विशेष होगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा, तभी लिखा जाएगा, ठीक है। तो इट ऑल्सो हाईलाइट्स प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल, सो इट इज यूजफुल इन गाइडेंस। तो आप बच्चे को गाइड कर सकते हो ना कि उसकी प्रॉब्लम्स कहाँ है, वो अटक कहाँ रहा है, कहाँ प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर उसका है। तो आप किस लिए ये चीज हो रही है? ताकि बच्चे की कहीं भी कोई भी समस्या है तो उसको पकड़ा जा सके, या कोई भी अगर अच्छी चीज है तो भी बहुत ही खुशी की बात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इंटरव्यू की बात करते हैं, साक्षात्कार। इंटरव्यू की बात वैसे तो हम कल भी कर सकते हैं, इंटरव्यू में कुछ चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फिर इंटरव्यू है, उसके बाद हमारा है, ये भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड दो प्रकार का होता है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा। सोशियोमेट्री, समाजमिति विधि कहते हैं, इस पे भी हम आएंगे, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। फिर हम इवेल्युएट करते क्यों है बच्चे को, आकलन की जरूरत क्या है, उस पे हम चर्चा करेंगे। तो ये तो हम अब कल के लिए छोड़ देते हैं। और आज का अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप अभी तक पूछ सकते हैं। वैसे तो टाइम ओवर हो गया, शायद कमेंट आप नहीं कर पाएंगे अब, है ना। चलिएगा, फिर इतना ही रखते हैं। कोई समस्या आपको हो तो आप पूछेगा। तो आज हमने लगभग 4 चीजें डिस्कस की हैं, जिसमें एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स क्या है, मैं लिख भी देती हूँ। अच्छा, हमने 6-7 चीजें डिस्कस कर ली हैं, 6-7 चीजें डिस्कस कर ली हैं। वो इंटरव्यू में 4 क्यों लिखा हुआ है, देखिएगा। अगर हम बात करें, हमने आज बात की थी सबसे पहले पोर्टफोलियो की, जिसमें बच्चे की ये पर्पसफुल सिलेक्शन ऑफ वर्क है, पोर्टफोलियो की हमने बात की थी। फिर हमने ऑब्जर्वेशन की बात की थी, ठीक है।
हमने क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स की बात की थी, संचयी रिकॉर्ड्स जिनको हम कह रहे हैं, रिकॉर्ड्स की बात की थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी आपकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स की, है ना। और अभी हम कल इंटरव्यू की बात करेंगे, और भी 2-3 चीजें थी जो हमने इन बिटवीन डिस्कस की, पोर्टफोलियो में हमने टास्क डिस्कस किए। तो ये सारी चीजें आज हमने की हैं। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा। ये छोटा सा चैप्टर है, इसमें डिटेल्स ज्यादा हैं, इसमें तथ्यात्मक चीजें ज्यादा हैं ध्यान रखने के लिए। ये किसी एक व्यक्ति ने नहीं दी खुशहाल, और इनके नाम याद रखना भी जरूरी नहीं है कि पोर्टफोलियो किसने दिया, किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत सारे लोगों द्वारा डेवलप हुई होगी और अलग अलग टाइम पे इसमें इंप्रूवमेंट होते चले गए होंगे। तो इससे ये क्वेश्चन नहीं आता कि ये किसने दिया था क्या। जहां पे भी इस तरह क्वेश्चन है कि किसने दिया था, वो मैं आपको साथ में बताती चलती हूँ। हर एक टॉपिक से अलग अलग तरह के क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से ये क्वेश्चन नहीं आते ये किसने दिया था। तो ये वो टॉपिक नहीं है जहां पे ये पूछा जाए कि किसने दिया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात हुई। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कोई और समस्या हो तो आप बता दीजिए, कमेंट्स आपके अब अटक गए हैं। हाँ, प्राइवेट स्कूल में होता है, लाइव सेशन है फजल फैजल। एक बार फिर से देखिएगा ये सारे सेशंस, तो आपको हेल्प मिलेगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे सेम टाइम, वही अपना 7:30। फिर आपकी मंडे से शायद क्लासेस अलग अलग हो जाएंगी, अगर एक आधी टॉपिक बचा होगा जो साथ में होगा, अदरवाइज तो कल आपकी ये मर्ज्ड क्लास रहेगी, उसके बाद फिर अलग अलग। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलते हैं।